नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां पर युवक के निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया। गला कसकर युवक की हत्या कर दी गई, शव को भी जलाया। ग्रामीणों ने युवक का शव तालाब के पास देखा। हत्या के बाद युवक का शव जलाने का प्रयास किया गया। कल देर शाम घर से लापता था मृतक कमलेश। सूचना पर पुलिस पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फतेहपुर 84 थाने के अब्दुल्लापुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो हत्या के बाद युवक का शव जलाने का प्रयास किया गया। ये बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पर देखिए कल देर शाम से लापता था मृतक कमलेश और पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो युवक की निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया है। गला कसकर युवक की हत्या कर दी गई है और शव को भी जलाया गया। ग्रामीणों ने युवक का शव तालाब के पास देखा और हत्या के बाद देखिए युवक का शव जलाने का प्रयास किया गया। कल देर शाम से घर से लापता था मृतक कमलेश। सूचना पर पुलिस पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फतेहपुर 84 थाने के अब्दुल्लापुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो हत्या के बाद देखिए युवक का शव जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। खबर देखिए उन्नाव से सामने आ रही, जहां पर युवक की हत्या कर दी गई है। तो पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। युवक की निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संकल्प हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस मौके पर पहुंची है। बिल्कुल बड़ी घटना हुई है। अभी कुछ देर पहले फतेहपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव की घटना सामने आई है। जिस तरीके से एक युवक देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों ने काफी देर तलाश की। जब उसकी तलाश नहीं हो पाई तो परिजन अपने घर आ गया। सुबह जब उसका शव जो है गांव के पास ही तालाब के पास जली अवस्था में पड़ा मिला हुआ है। हमेशा जताया जा रहा है कि गले में रस्सी बंधी हुई। तो पहले जो हत्यारे थे, जो हमलावर थे, उन्होंने पहले गला कसकर उसकी हत्या की है। बाद में शव की पहचान छुपाने के लिए उसे आग के हवाले कर दिया है। कहीं ना कहीं शव को जो है जलाने का प्रयास किया है। बड़ी घटना उन्नाव से सामने निकल के आई। फिलहाल पुलिस को जानकारी मिली है और मौके पर और तमाम अधिकारी जो है मौके पर पहुंच रहे हैं। फील्ड यूनिट भी पहुंच गई है। घटना कैसे हुई है, किन लोगों ने, गांव के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी जो घटना समझ में आई है, फिलहाल वो घटना के पीछे के कारण कौन है, कौन लोग हो सकते हैं, इन पर पुलिस अभी पूरी मामले से जांच कर रही है। आसपास के लोगों का क्या कुछ बयान सामने आया है? बताया जा रहा है कि वो घर से लापता था। परिजन शौच के लिए गया था। ऐसे में परिजन भी लगा कि उनसे जो है कहीं इधर उधर हो गए होंगे, अभी आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल जब जानकारी नहीं मिल पाई तो परिजनों को सुबह ग्रामीणों ने देखा। ग्रामीणों ने गांव के पास ही तालाब है, तालाब के पास शव देखा हुआ, क्योंकि गले में रस्सी बंधी हुई। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है, एक अंदेशा जताया जा रहा है कि पहले गला घसा गया, उसके बाद उससे जो है शव किसी चीज से कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसकी हत्या जलाने का भी प्रयास किया गया है। क्योंकि शव पूरी तरीके से जल नहीं पाया, चला है। फिलहाल पुलिस को स्थानीय लोगों ने सूचना दी है, परिजनों को भी सूचना दी है। मौके पर परिजन पहुंचे हैं। कहीं कुल मिला के परिजन जो है वो रो के बेहाल है। अभी कुछ बता पाने में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि घटना के पीछे वजह क्या है। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है पहुंच गई। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते खबर नागपुर से है, जहां पर देखिए नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। पीएम ने डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 12 साल बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम ने डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की है और इसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से आगे की रणनीति तय की जा सकती है, क्योंकि देखिए 2024 लोकसभा की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस से थोड़ा सा किनारा किया था, जिसके बाद से परिणाम देखने को मिला था कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। इसके बाद से कई कार्यक्रम भी हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए तो नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देखे वहां पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। दीक्षा भूमि पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम ने बाबा साहेब को नमन किया है, दीक्षा भवन पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। पीएम ने संघ के स्मृति मंदिर में दर्शन किए हैं। तो आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
आज हिंदू नववर्ष है और देखिए इसकी शुरुआत हो रही है। कार्यक्रम रखा गया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तो पीएम ने डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बताया जा रहा है कि दीक्षा भूमि पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखिए पूजा अर्चना भी की है। तो दीक्षा भूमि आरएसएस कार्यालय के नजदीक ही है और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, आज हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है और आज देखिए 12 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंचे जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आगे की अगर रणनीति की बात की जाए तो क्या कुछ नजर आ रहा है? आज वो देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल नंदी, बता दें आज का जो दिन है वो बेहद खास माना जाता है क्योंकि आज हिंदू नववर्ष भी है और साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे हैं जहां वो आरएसएस प्रमुख जो रहे हैं, जिन्होंने आरएसएस का संस्थापक रहे उनको श्रद्धांजलि दी है। साथ ही वो नागपुर में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका आज वो दौरा करेंगे। साथ ही वो रेशम बाग भी पहुंचेंगे जहां वो नेत्रालय का माधव नेत्रालय का वो शिलान्यास रखेंगे। साथ ही जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है उनके साथ बातचीत करेंगे क्योंकि हमने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान देखा था कि जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो समन्वय नहीं बैठा था उसकी वजह से भाजपा को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो आरएसएस के जो प्रमुख हैं, जो जिन्होंने आरएसएस की जो नींव रखी है उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इससे पहले 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब वो भी वहां पे पहुंचे थे। वहां पे दीक्षा भूमि पे वो पहुंचे थे जहां पे उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। वहीं आज 12 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर पहुंचे हैं जहां पे वो दीक्षा भूमि में लगभग 15 से 20 मिनट वो वहां पे समय बिताएंगे। लेकिन इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे जा चुके हैं, लेकिन उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे, स्वयंसेवक के कार्यकर्ता थे और वो स्वयंसेवक के एक मेंबर हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं इन सभी के बीच में जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के बाद आज नागपुर पहुंचे तो ये बहुत खास हो जाता है। साथ ही आज हिंदू नववर्ष भी है तो इस लहजे से भी आज काफी महत्वपूर्ण दिन भी बताया जाता है। साथ ही यदि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे कार्यक्रम का यदि हम जिक्र करें नंदिनी तो 9:30 बजे के आसपास वो दीक्षा भूमि पहुंचे थे। लगभग वो अभी वहीं पे मौजूद है, वो अभी कुछ वक्त वहीं पे बिताएंगे। उसके बाद वो लगभग 10:30 बजे के आसपास वो माधव नेत्रालय इमारत भूमि का वो शिलान्यास रखेंगे जहां पे वो शामिल होंगे और लगभग 1:30 के बाद वो छत्तीसगढ़ दौरे पे निकलेंगे क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो राज्यों में दौरा है। एक नागपुर वो पहुंचेंगे, साथ ही वो 1:30 बजे के बाद वो छत्तीसगढ़ भी पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से यदि हम नागपुर की बात करें और हेडगेवार जी का बात करें तो वो आरएसएस का नींव रखने वाले थे और उसके बाद साथ ही दीपक आज की तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें देखिए ये भी कहा जा रहा था कि 2013 और 14 जब लोकसभा चुनाव था तभी आखिरी बार आरएसएस मुख्यालय पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक लंबे अरसे बाद ये मुलाकात हो रही है। आगे की राजनीतिक भविष्य की बात की जाए, रणनीति की बात की जाए, कितना मायने रखता है ये मुलाकात? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि 2014 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंचे थे, वो उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, वो सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री थे और राजनीति में सक्रिय थे और साथ साथ आरएसएस के बहुत ही पुराने बंदे रहे हैं। और जिस तरह से उनकी राजनीति में प्रधानमंत्री के तौर पर जब उनका एंट्री हुआ है तो कहीं ना कहीं वो बेहद दमदार वो एंट्री किए थे। 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया, साथ ही वो 3 बार अब देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के तौर पर जब वो नागपुर पहुंचे हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण रह जाता है कि आगे की क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी। मोहन भागवत भी उनके साथ मौजूद है। साथ ही अभी कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, खास करके यदि हम बात कर ले सबसे चर्चा में यदि है तो वो बिहार विधानसभा का चुनाव है, वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ ही जिस तरह से दिल्ली की भी जिक्र कर ले तो दिल्ली में भी आरएसएस ने चुनाव के दौरान काफी सक्रियता से काम किया, उसका परिणाम भी सबके सामने। 27 साल के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। तो कहीं ना कहीं ये आरएसएस और भाजपा की जो समन्वय है ये आगे किस तरह से मजबूती से
से काम करे और जो एक हिंदुत्व की जो राजनीति है भाजपा की तरफ से जो लगातार की जाती है, वो भी कहीं ना कहीं आज ये संदेश देने की बात की जाएगी, क्योंकि आज हिंदू नववर्ष का भी ये दिन है। और साथ ही जब वो हेडगेवार जी को श्रद्धांजलि पहुंचे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी को वहाँ पे वो पहले वहाँ पे पहुंचे हुए थे, तो जी दीपक, ये काफी महत्वपूर्ण रह जाता है नंदिनी जी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर गोरखपुर से है, जहां पर भीषण आग से 4 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। दुकानों में रखे लाखों के सामान जलकर राख हो गए हैं। दमकल ने काफी मशक्कत के बाद फिर काबू पाया। श्रीराम गारमेंट, श्रीराम ज्वेलर्स सहित 4 दुकानें प्रभावित हुई है। पुलिस प्रशासन के देर से पहुंचने से स्थानीय लोग नाराज हैं। घटनास्थल में देखिए बगल में होने के बाद भी देर से पहुंचने से नाराज दिखे सभी। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। सूचना पर पहुंचे एसएचओ खजनी क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला देखिए बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर ये भीषण आग लगी हुई थी और भारी नुकसान हुआ है। भीषण आग से 4 दुकानें जलकर राख हो गई हैं और दुकानों में रखे लाखों के सामान भी जलकर राख हो गए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास शाही हमारे साथ हो गए। विकास, क्या कुछ अपडेट है? बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग बेहद नाराज दिखे, प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। हाँ जी, आपको बता दें जो पूरा मामला है ये खजनी तहसील के खजनी कस्बे का है, जहाँ पे भोर में अज्ञात करते 2 दुकानों में आग लगी और 2 दुकानों से वो अज्ञात कारणों से आग 4 दुकानों तक पहुंच गई। तो पूरी तरह जल गई, जिसमें लाखों का नुकसान बचा है। थाना और सभी होने के बाद भी काफी देर नहीं पुलिस के अधिकारी पहुंचे। स्थानीय लोगों ने आक्रोश किया और के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना के बाद दमकल गाड़ियां पहुंची, स्थानीय लोगों के सहयोग से आग से तो कम हो गया है, लेकिन जिस तरह व्यापारियों का नुकसान हुआ और पुलिस प्रशासन के अधिकारी लोगों में नाराजगी दी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां पर देखिए दुकानों में रखे लाखों के सामान जलकर राख हो गए। वहीं प्रशासन देरी से पहुंचा, स्थानीय लोगों में नाराजगी दिखी और जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। आगे बढ़ते हैं, खबर बरेली से है, जहां पर बुक जनरल स्टोर के गोदाम में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आग लगी है। गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद फिर आग पर काबू पाया। मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है स्थानीय पुलिस। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के भिठौरा पुलिया की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो गोदाम में रखा देखिए लाखों का माल जलकर राख हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर ये भीषण आग लगी हुई थी। बुक के जनरल स्टोर के गोदाम में ये भीषण आग लग गई है और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आग लगी है। खबर बरेली से सामने आ रही, तस्वीरें आप देखिए। तो गोदाम में लाखों का माल जलकर राख हो गया है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद फिर आग पर काबू पाया गया। स्थानीय पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के भिठौरा पुलिया की पूरी घटना बताई जा रही है। तो खबर बरेली से है, जहां पर देखिए बुक और जनरल स्टोर के गोदाम में आग लग गई और कड़ी मशक्कत के बाद फिर इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन भारी नुकसान हो गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस कदर ये भीषण आग लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया है। खबर लखनऊ से है, जहां पर सस्पेंड आईएएस अभिषेक प्रकाश को चार्जशीट दी गई। नियुक्त विभाग ने अभिषेक प्रकाश को चार्जशीट दी है। रिश्वत के मामले में अभिषेक प्रकाश से जवाब मांगा गया। अभिषेक प्रकाश के जवाब पर शुरू होगी विभागीय कार्रवाई। सेल सोलर P6 कंपनी से रिश्वत मांगने का यह आरोप था। अभिषेक प्रकाश के जवाब के बाद नियुक्त होगा जांच अधिकारी। जांच समिति की रिपोर्ट पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार देखिए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और कहा जा रहा है कि चार्जशीट दी गई है और इसके बाद से विभागीय जांच शुरू कर दी जाएगी। सस्पेंडेड आईएएस अभिषेक प्रकाश को चार्जशीट दी गई है और नियुक्ति विभाग ने अभिषेक प्रकाश को ये चार्जशीट दी है। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। रिश्वत के मामले में अभिषेक प्रकाश से जवाब मांगा गया है और इसी के मामले में देखिए उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। रिश्वत को लेकर कई लोग इसमें देखिए आरोपी पाए जा रहे हैं और बिचौलिया निकांत जैन से भी कई बार पूछताछ की गई है। अब बताया जा रहा है कि विभागीय जांच शुरू कर दी जाएगी। सेल सोलर P6 कंपनी से रिश्वत मांगने का आरोप था और इसी के बाद से देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अभिषेक प्रकाश के जवाब के बाद नियुक्त होगा जांच अधिकारी और जांच समिति की रिपोर्ट पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमर हमारे साथ जुड़ गया। अमर, बताया जा रहा है कि जांच समिति की रिपोर्ट पर ही विभागीय कार्रवाई अब की जाएगी अभिषेक प्रकाश पर।
बिल्कुल, देखिए ये मुमकिन माना जा रहा है कि आईएएस अभिषेक प्रकाश की जो मुसीबतें हैं वो अभी कम होने का नाम नहीं लेंगी। अब जो नियुक्ति विभाग से निलंबित आईएएस अधिकारी की चार्जशीट जो है उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो रिश्वत लेने के मामले में अभी शेख प्रकाश का जो नाम है वो कहीं ना कहीं जो है वो सुर्खियों में बनता जा रहा है और विभागीय कार्रवाई जो है वो उनके खिलाफ अब तेज हो चली है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो रिश्वत के जो तमाम आरोप हैं, चाहे वो P6 कंपनी से रिश्वत मांगने का आरोप हो या फिर तमाम और भी आरोप हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जांच तेज हो रही है और अभिषेक प्रकाश की जो मुसीबतें हैं वो अभी और कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते खबर ललितपुर से है, जहां पर महिला को घसीट कर ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। घरेलू विवाद में महिला घर छोड़कर भाग रही थी। ससुराली जन सड़क से टांग कर महिला को लेकर गए हैं। ललितपुर क्षेत्रपाल मंदिर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, घरेलू विवाद में महिला घर छोड़कर जा रही थी, वही ससुराली जन उसे सड़क से टांग कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रहा है। खबर ललितपुर से सामने आ रही, तस्वीरें भी आप देखिए। तो ललितपुर क्षेत्रपाल मंदिर के पास का ये पूरा मामला है। तो महिला देखिए रोती और चीखती चिल्लाती नजर आ रही है। ससुराली जन उसे सड़क से टांग कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब खबर रायबरेली से है, जहां पर तेज रफ्तार 3 ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को CHC में भर्ती कराया गया। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला है। खबर रायबरेली से है, जहां पर तेज रफ्तार 3 ट्रक आपस में जा टकराए हैं और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को CHC में भर्ती कराया गया है। एक की हालत देखिए नाजुक बताई जा रही है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए किस कदर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर भी देखने को मिला है और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर रायबरेली से सामने आ रही, जहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आगे बढ़ते खबर जालौन से है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी है। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने समझा बुझाकर ये जाम खुलवाया। पुलिस ने ट्रक मालिक को मौके पर बुलाया। परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। कोच कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुरा के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया और गुस्साए परिजनों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाया बुझाया गया। इसके बाद से कहा जा रहा है कि हर संभव मदद का आश्वासन भी दिलाया गया। और अब खबर सीतापुर से, जहां पर अज्ञात महिला का बोरे में बंधा शव मिला है। रोड किनारे शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस शव को लेकर शिनाख्त में जुट गई है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला देखिए बताया जा रहा है। रोड किनारे शव मिलने से हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर सीतापुर से सामने आ रही है। अज्ञात महिला का बोरे में शव मिला है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं देखिए, रोड किनारे शव मिलने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। तो पुलिस शव कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुट गई है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस अब शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुट गई है। आगे बढ़ते हैं खबर बरेली से है, जहां पर देखिए व्यापारी को आरपीएफ जवान ने जमकर पीटा। दुकान बंद कर घर वापस लौट रहा था व्यापारी। पीड़िता जो है बीजेपी सीबीगंज मंडल के कोषाध्यक्ष। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। स्कूटी ओवरटेक करने के दौरान ये विवाद हुआ था। इज्जत नगर थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पीड़िता जो है बीजेपी सीबीगंज मंडल के कोषाध्यक्ष है और मारपीट की गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रहा है। खबर बरेली से सामने आ रही, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, व्यापारी को आरपीएफ जवान ने जमकर पीटा है।
तो दुकान बंद कर घर वापस लौट रहा था व्यापारी और पीड़ित अजय बीजेपी सीबीगंज मंडल के कोषाध्यक्ष बताए जा रहे हैं। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रहा है। स्कूटी ओवरटेक करने के दौरान ये विवाद हो गया था और इस विवाद में जमकर मारपीट की गई। तो आरपीएफ के जवान ने व्यापारी को जमकर पीटा है। इशरत नगर थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर की पूरी घटना बताई जा रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए। तो दुकान बंद कर देखिए घर वापस लौट रहा था व्यापारी। खबर बरेली से है, जहां पर व्यापारी को आरपीएफ जवान ने जमकर पीटा है और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ हो गया। दीपक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, शराब के नशे में तो आरपीएफ जवान ने स्कूटी ओवरटेक करने के दौरान भाजपा के जो मंडल कोषाध्यक्ष है उसके साथ जमकर मारपीट किया। जय गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। वीडियो में आप देख सकती हैं कि किस तरह से गिरा के आरपीएफ जवान ने उनको पीटा है। वह स्थानीय लोग जब बीच बचाव करने के लिए मौके पहुंचे तो आरपीएफ जवान ने उनके साथ भी गाली गलौज की, उनके साथ भी मारपीट की। यहाँ राहगीरों ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है और पुलिस को सूचना दी। तत्काल मौके पर पुलिस ने पहुंचकर आरोपी आरपीएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, व्यापारी को आरपीएफ जवान ने जमकर पीटा है और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रहा है। खबर बरेली से सामने आ रही है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते, खबर ललितपुर से है, जहां पर बाइक सवार 2 युवक नदी में जा गिरे। एक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। शादी से घर लौटते वक्त यह हादसा हुआ। मदनपुर थाना क्षेत्र के यूपी एमपी की सीमा पर ओडी नदी का ये पूरा मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि इस नदी में गिरने की वजह से एक युवक की जान चली गई है। तो खबर ललितपुर से है, जहां पर बाइक सवार 2 युवक नदी में जा गिरे और एक की मौत हो गई है, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये शादी से घर वापस लौट रहे थे और उसी वक्त ये हादसा हो गया। मदनपुर थाना क्षेत्र के यूपी एमपी की सीमा पर ओडी नदी का ये पूरा मामला है। तो शादी से अपने घर को वापस लौट रहे थे और ये हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि एक युवक की जान चली गई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मदनपुर थाना क्षेत्र के यूपी एमपी की सीमा पर ओडी नदी का ये पूरा मामला है। और ये बड़ी खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर रेप के दोषी आसाराम को अंतरिम जमानत मिली। गुजरात हाईकोर्ट ने 3 माह की अंतरिम जमानत दी है। बताया जा रहा है कि रेप पीड़िता के पिता ने अपने वकील पर आरोप लगाए, आपत्ति लगाने में लापरवाही करने का आरोप लगाया। आसाराम का मेडिकल कराने वाले डॉक्टरों पर भी आरोप है। ये बड़ी खबर देखिए शाहजहांपुर से सामने आ रही है। आसाराम को अंतरिम जमानत मिली है। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को 3 महीने की अंतरिम जमानत दी है। इस वक्त हम मौजूद है आसाराम के उस आश्रम में, जहां आसाराम के यहाँ पर कीर्तन होते हैं और उनके भजन भी होते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से आसाराम को अंतरिम जमानत मिली है, उसके बाद से आश्रम में रंगाई पुताई का काम भी शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो उनके अनुयायी हैं उनमें खुशी की लहर है। तो भाई जो पीड़िता है वो शाहजहांपुर की रहने वाली है। उसके पिता का बयान आया है कि जो अंतरिम जमानत मिली है, आसाराम लगातार झूठ बोलता है और इलाज के नाम पर वो जमानत लेता है। तो कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि आसाराम कभी भी उनकी हत्या करा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो जेल में रह के तमाम उसने गवाहों की हत्या कराई है। तो परिवार काफ़ी निराश है, क्योंकि अंतरिम जमानत जो आसाराम को मिली है। वहीं पीड़िता के पिता का कहना है कि उनका खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर सुरक्षा की बात करें तो वहाँ पर सिपाही जरूर तैनात है उनके घर पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो आसाराम जिस तरीके से जमानत पर जेल से बाहर आएगा तो उनकी जान को खतरा लगातार बना रहेगा। शाहजहांपुर से सक्सेना, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। आगे बढ़ती खबर कन्नौज से, जहां पर छात्रा के साथ गैंगरेप का ये पूरा मामला है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है। छात्रा के साथ होटल में गैंगरेप किया था। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर देखिए कन्नौज से सामने आ रही है। छात्रा के साथ गैंगरेप का ये पूरा मामला है और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया। आपको बता दें कि छात्रा के साथ होटल में गैंगरेप किया था। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
आगे बढ़ते खबर लखनऊ से है, जहां पर आज देखा जाएगा ईद उल फितर का चांद। मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष खालिद रशीद देंगे चांद। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से देखा जाएगा ईद का चांद। फिलहाल खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत समाचार। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज।